हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसमें साइंस भी हो सकता है, साइंस भी है और भी जीएस के क्वेश्चन हैं। एक एक करके आइए उनको हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो यह है गंगा नदी। गंगा नदी जो है सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन को। तो भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? अर्थात जो रेल मार्ग सबसे ज़्यादा किस राज्य में बिछे हैं? तो वह उत्तर प्रदेश में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश अक्सर चर्चा में रहता है। और आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होम स्टेक किस राज्य में स्थित है? मतलब अमेरिका के किस राज्य में स्थित है? जो जहाँ से सोना का उत्खनन होता है, अर्थात सोना जहाँ पाया जाता है, तो वह पाया जाता है दक्षिण डकोटा में। और इसके बाद हम आगे देखते हैं कि एंडीज पर्वतमाला ये कहाँ पाई जाती है? दक्षिण अमेरिका में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है, उसका क्या नाम है? तो इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम एकांक गुहा है। और इसके बाद आगे के प्रश्नों को हम देखते हैं। विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? क्वेश्चन को फिर पढ़ेंगे। विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? तो यह उत्खनन की पाई जाती है। तब वहाँ पे जो पठारी भाग होते हैं वहाँ पे उत्खनन ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद आगे हम देखते हैं, मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? तो मेसेटा का जो पठार है वह स्पेन और पुर्तगाल में स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? अर्थात इसकी मतलब लंबाई पूछ रहा है। किस शहर से किस शहर तक कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग जाता है? तो वह जाता है हैलीफैक्स से वैंकूवर तक। हैलीफैक्स ये कनाडा में जो शहर है, और ये भी वैंकूवर, हैलीफैक्स से वैंकूवर तक जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं कि 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो वह है देहरादून में। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं, ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ नामक पहाड़ियाँ किस देश में पाई जाती हैं या स्थित हैं? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूएसए में पाई जाती हैं। ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ ये जो होती हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती हैं। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर, चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो बारालाचला दर्रा में है चिनाब नदी का उद्गम स्थल। उसके बाद आगे के क्वेश्चंस देखते हैं, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो यह गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा कोयला यहीं से निकाला जाता है भारत में। उसके बाद देखते हैं, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है हीराकुंड परियोजना। लेकिन कभी कभी पूछ लेता है कि जो हीराकुंड परियोजना वह किस नदी पे स्थित है? तो वह नदी जो है वह नदी है, महानदी है। तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जो परियोजना से रिलेटेड होता है, बांध से रिलेटेड होता है, ये अक्सर पूछे जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं
रवांडा की राजधानी क्या है? तो किगाली है रवांडा की राजधानी। उसके बाद एक ज्वालामुखी का है, माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? माउंट एटना एक ज्वालामुखी है, यह सिसिली द्वीप इटली में स्थित है। जो इटली में अक्सर जो ये ज्वालामुखी आते रहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा है? तो ऑस्ट्रेलिया मर्रे डार्लिंग नदी के किनारे बसा है, जिसकी लंबाई 3717 किलोमीटर है। उसके बाद हम देखते हैं आगे, ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? तो ग्रीनलैंड की खोज रॉबर्ट पियरी ने किया था। और आगे क्वेश्चन देखते हैं, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्टो एंजिल है, जो कहाँ स्थित है? वेनेजुएला में स्थित है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन, डोडोमा किस देश की राजधानी है? तो जो डोडोमा है यह तंजानिया की राजधानी है। डोडोमा देश की राजधानी क्या है? तंजानिया है। उसके बाद देखते हैं युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला। कंपाला जो होती है ये युगांडा की राजधानी है। उसके बाद आगे देखते हैं, किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? 3 जनवरी को होती है। और 3 जनवरी के दिन को ही हम उपसौर बोलते हैं। एक होता उपसौर, एक होता अपसौर। तो जो 3 जनवरी का दिन होता है उसे उपसौर बोलते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं, 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी न्यूनतम होती है। मतलब जो -1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी न्यूनतम होती है तो वह भूमध्य रेखा पर होती है। ये पता नहीं माइनस। उसके बाद आते हैं, दहाड़ता चालीसा क्या है? दहाड़ता चालीसा क्या है? तो जो दक्षिणी गोलार्ध में 36 डिग्री अक्षांश के पास वह स्थान जहाँ तेज पछुआ हवाएं चलती हैं, तेज पछुआ हवाएं चलती हैं, वही है दहाड़ता चालीसा। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि माओरी का मूल निवास कहाँ है? तो माओरी का मूल निवास न्यूजीलैंड में है। उसके बाद हम देखते हैं कि तुंगभद्रा तथा भीमा की नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? जो तुंगभद्रा और भीमा नदियाँ जो है कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद आगे देखते हैं, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। उसके बाद देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 3,25,000 है। 3,25,000 वर्ग किलोमीटर है। ध्यान नहीं दिया हमने, 32,50,000 वर्ग किलोमीटर है। तो क्वेश्चन को फिर से देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 32,50,000 है। उसके बाद आगे देखते हैं, सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कौन कौन सी दवा बनाई जाती है? तो जो सिनकोना वृक्ष है उसकी छाल से जो दवा बनती है वह मलेरिया की दवा बनती है, जो उसका नाम है कुनैन। पहले उस छाल को ऐसे पिया जाता था, लेकिन अब यह टैबलेट के रूप में जो आने लगी है दवा। उसके बाद देखते हैं आगे क्वेश्चन,
कि भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, यह राजस्थान में स्थित है। इसको हम काफ़ी इम्पोर्टेंट है राजस्थान के लिए और भी राज्यों के लिए जो इससे जुड़े हुए हैं, जिनसे इसके थ्रू जो पानी को पहुंचाया जाता है। उसके बाद देखते हैं कि भाखड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है। तो जो भाखड़ा नांगल परियोजना है वहाँ पे एक मतलब मानव द्वारा निर्मित झील है, उसे गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। गोविंद सागर झील उसका नाम है, जाना जाता है भाखड़ा नांगल परियोजना में। उसके बाद देखते हैं कि किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है। मंगल को लाल ग्रह, लाल तारा बोला जाता है। उसके बाद देखते हैं, अब वायुमंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। उसके बाद ऑक्सीजन है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, वायुमंडल का अस्थायी तत्व क्या है। वायुमंडल का अस्थायी तत्व जलवाष्प होता है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी का वायुमंडल किसके द्वारा गर्म होता है। तो पृथ्वी का जो वायुमंडल वह विकिरण द्वारा गर्म हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस सबसे अधिक है। तो वह आर्गन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो वायुमंडल में अक्रिय गैसें मतलब जिसको निष्क्रिय गैसें बोलते हैं। तो इसमें कई सारे गैसें होती हैं जो सबसे वायुमंडल में पाई जाती है वह आर्गन सबसे अधिक पाई जाती है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, सूर्य की तीव्र किरणों से झुलसने में कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है। तो वह ओजोन गैस हमारी रक्षा करती है। सूर्य की तीव्र किरणों से झुलसने में कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है। तो वह ओजोन है। जो अगर ओजोन नहीं होता तो हमको स्किन कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस थे, और जो ओजोन होती है वह हमें स्किन कैंसर से प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद देखते हैं, भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल में तापमान वृद्धि की क्रिया को क्या कहते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव बोलते हैं कि भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल में तापमान वृद्धि की क्रिया को क्या कहते हैं। तो उसे हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। आगे देखते हैं, अभी हमने क्वेश्चन देखा था कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है। तो नाइट्रोजन पाई जाती है। अर्थात नाइट्रोजन कितना पाई जाती है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत है। तो वह 78% है। और जो उसके बाद ऑक्सीजन होती है उसका 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। और इसके बाद हम चलते हैं आगे, देखते हैं क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई कितनी होती है। तो वह 14 किलोमीटर होती है क्षोभ मंडल से। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है। इसमें मिस्टेक हो गया है, इसका आंसर लिखा नहीं गया है। तो अभी हम देख रहे थे किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है। तो वह क्षोभ मंडल को भी संवहन मंडल कहा जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व कहाँ पाया जाता है। ये क्या हो रहा है। हाँ, सही हो गया। ये क्या हो रहा है, एक सेकेंड। आइए देखते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व कहाँ होता है। तो वह होता है क्षोभ मंडल में। उसके बाद आगे देखते हैं हम,
वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है? वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है? तो वह क्षोभ मंडल के कारण होता है। उसके बाद देखते हैं ओजोन परत कहाँ स्थित है? तो ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है। अभी हमने देखा कि ओजोन परत जो हमारे लिए बहुत लाभदायक होती है। समताप मंडल में ओजोन परत का क्या कार्य है? जो ओजोन परत का क्या कार्य है पूछ रहा है। तो अभी हमने आगे देखा है कि जो भूतल पर पराबैंगनी किरणें जो आती हैं और उसको रोकता है। अगर वो यह रोकता नहीं तो स्किन कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। इसे हमें प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद देखते हैं हो गया है। उसके बाद देखते हैं दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के किस भाग से परावर्तित होती हैं? तो दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी से किस भाग से परिवर्तित? इसका आंसर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो अब हम देख रहे थे कि दीर्घ रेडियो तरंग जो होता है पृथ्वी के किस भाग से परावर्तित होती है? तो वह आयन मंडल से परावर्तित होती है, आयन मंडल से। और इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन, वायुमंडल में कौन सा रसायन ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण है? मतलब जो ओजोन अवक्षय मतलब जो होती है ओजोन स्तर को जो कमज़ोर करता है, उसको कम करता है। तो सबसे जो खतरनाक होता है वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक गैस होती है, यह जो हमारे घर में फ्रिज होती है उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन पाई जाती है अधिक मात्रा में। तो यह जो होती है ओजोन के लिए बहुत हानिकारक होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और इसके बाद देखते हैं वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? तो क्षोभ मंडल में जो होता है वायुमंडल के जलवाष्प का 90% भाग जो होता है क्षोभ मंडल में विद्यमान रहता है। उसके बाद आइए हम देखते हैं आगे, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? तो वह ओजोन मंडल है, जो रसायन मंडल का एक भाग होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हवाई जहाज उड़ने के लिए कौन सा मंडल उपयुक्त है? तो वह है समताप मंडल, हवाई जहाज उड़ने के लिए उपयुक्त है। अभी हमने शायद इसको देखा था कि इसकी जो ऊंचाई होती है 14 किलोमीटर समथिंग होती है, इसमें उड़ाने के लिए आसानी होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वायुमंडल की निचली परत क्या कहलाती है? तो वायुमंडल की जो निचली परत होती है वह क्षोभ मंडल कहलाती है। उसके बाद ये हमने सब देखा कि वायुमंडल के सारे क्वेश्चन, अगर इस वीडियो में वायुमंडल से रिलेटेड हमने सारे प्रश्नों को देखा है। इसको देखने के बाद आपके वायुमंडल से जो क्वेश्चन आएंगे वह गलत होने के चांसेस कम हैं। उसके बाद हम आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब जीएस में हिस्ट्री है, कुछ क्वेश्चन इसके देख लेते हैं। सब इसी में क्वेश्चन एक साथ मिक्स हुए हैं, तो एक ही वीडियो में आप देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। उसके बाद आइए देखते हैं एक सेकेंड, क्वेश्चन देखते हैं कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था, गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था। उसके बाद हम आगे देखते हैं क्वेश्चन कि जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। उसके बाद क्वेश्चन हम देखते हैं आगे कि भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में कि सार्वजनिक जो निर्माण विभाग की स्थापना भारत में पहली बार किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन आगे हो चुका है, फिर भी आगे देख लेते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्षोभ मंडल कहते हैं। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं
कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है जो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। इस समय द्रौपदी मुर्मू जी हैं जो भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, और पहली आदिवासी महिला जो राष्ट्रपति भी द्रौपदी मुर्मू द्रौपदी मुर्मू जी ही बनी है। उसके बाद आगे देखते हैं, पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो वह 29.2% पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं, किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को जो है सितार और तबले का जनक माना जाता है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नान घर कहाँ मिला है? यह मोहनजोदड़ो में मिला है, जो स्नान घर एक काफ़ी ज़्यादा चर्चित है। और इसके बाद देखते हैं, जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था। और एलपीजी का पूर्ण विस्तार अर्थात एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। उसके बाद आगे देखते हैं, किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो बास्केटबॉल में किया जाता है। एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे गए अक्सर क्वेश्चन है। उसके बाद आगे देखते हैं कि संसार का विशालतम स्तनधारी है, व्हेल मछली है, तो सबसे बड़ी है, विशालतम स्तनधारी है। और उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन आगे, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो वह है चाइना की जो स्थल सीमा है सर्वाधिक चीन के साथ किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन के जो तो सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। उसके बाद है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। उसके बाद देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। उसके बाद आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर है लोथल, जो बंदरगाह लोथल है, इसमें एक गुजरात में लोथल है। और लोथल एक ऐसा शहर था जो सिंधु घाटी सभ्यता में, जैसे वहाँ की जो सारी गलियों जो खुलती थी वह वहाँ पे मतलब जो लोथल शहर है इसका लोथल शहर में जो घर के दरवाजे थे लोथल में, और यह जो मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। और उसके बाद देखते हैं आगे, भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ पहले क्या था? तो वहाँ पहले टीथिस नामक सागर था। उसके बाद देखते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो 4 वर्ष होता है। हमारे यहाँ जैसे राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वह 5 वर्ष होता है, लेकिन जो अमेरिका में है वहाँ पे जो होता है 4 वर्ष होता है। उसके बाद हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस जो होती है 14 सितंबर को मनाया जाता है। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा जो है तांबा और टिन का मिश्र धातु है। उसके बाद देखते हैं कि बैरोमीटर का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो बैरोमीटर का प्रयोग जो था वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। स्टेथोस्कोप का प्रयोग जो होता है हृदय और फेफड़े की गति, मतलब जो उसमें हृदय में जो ब्लड का प्रवाह होता है उसको नापने के लिए किया जाता है। उसमें जो पंपिंग होती है उससे नापा जाता है।
ग्राम का प्रयोग किया जाता है हृदय की गति जांच करने में किया जाता है, हृदय की गति। उसके बाद देखते हैं हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर का प्रयोग द्रव का अपेक्षित घनत्व का नापने में किया जाता है। उसके बाद देखते हैं मोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। मोनोमीटर का प्रयोग जो था पौधों की जड़ों के दाब की मापने में किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं रेन गेज। रेन गेज का प्रयोग कहाँ किया जाता है? रेन गेज का प्रयोग जो था वर्षा को मापने में किया जाता है। यह एक कीप आकार का होता है रेन गेज, इससे मापा जाता है। रिक्टर स्केल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को मापने में रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल की आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और सिस्मोग्राफ का जो है भूकंप मापी यंत्र होता है सिस्मोग्राफ। उसके बाद देखते हैं ये टाइपिंग मिस्टेक है काफ़ी ज़्यादा, ये क्या है, इसको छोड़ते हैं, देखते हैं आगे। उसके बाद देखते हैं अमीटर का प्रयोग किया जाता है। अमीटर का प्रयोग जो था पहियों द्वारा तय की गई दूरी के लिए किया जाता है अमीटर का प्रयोग। कैरेस्कोग्राफ का प्रयोग किया जाता है पौधों की वृद्धि मापने में कि पौधे एक दिन में कितना वृद्धि करते हैं, इससे कैरेस्कोग्राफ से नापा जाता है। उसके बाद देखते हैं टैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। टैकोमीटर का प्रयोग जो होती है वायुमंडल की गति मापने में किया जाता है। उसके बाद देखते हैं स्फेग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। स्फेग्नोमैनोमीटर का प्रयोग जो होता है रक्तदाब का बीपी जिसे हम बोलते हैं, जैसे जो हमारे बाजू पे जो एक कपड़े जैसा होता है उसको ऐसे लगा के किया जाता है, वही होता है स्फेग्नोमैनोमीटर। उसी से जो होता है रक्तदाब का मापन किया जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या जो होती है 30 जनवरी 1940 को हुई थी, 1948 को हुई थी। और उसके बाद क्वेश्चन आगे देखते हैं कि वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता था? तो वह पाटलिपुत्र है। उसके बाद आगे देखते हैं जो ये भी हमने आगे देखा था कि जो प्रसिद्ध यात्रा है जो नमक यात्रा, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे दांडी यात्रा के नाम से जाना जाता है। सॉरी, वो थोड़ा मिस्टेक हो गया, एक सेकंड रुक जाइए। उसके बाद देखते हैं किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो सीमांत गांधी जो है अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है सीमांत गांधी। उसके बाद आगे देखते हैं वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? तो वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? तो वह है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। यह जो है वंदे मातरम गीत के लेखक हैं। उसके बाद हमने देखते हैं कि वह भारतीय जो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर था, तो वह सी राजगोपालाचारी थे। जो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर था वह सी राजगोपालाचारी जी थे। उसके बाद आगे देखते हैं उसके बाद क्वेश्चन सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो इसको कहा था बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और इसके बाद आगे देखते हैं कि मोहनजोदड़ो को किस नाम से भी जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को माउंट ऑफ डेड
कभी कभी एग्जाम में मोहनजोदड़ो ना दे के माउंट ऑफ डेड के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा इसे। तो उसके बाद हम देखते हैं आगे, जो शाहनामा किसकी कृति है, तो शाहनामा फिरदौसी ने लिखा है। उसके बाद देखते हैं आगे कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है, तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय जो था अकबर ने करवाया था फतेहपुर सीकरी की स्थापना। उसके बाद आगे देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, तो रेबीज के टीके की खोज जो होता है वो लुई पास्चर ने किया था। उसके बाद आगे देखते हैं, सुपीरियर झील कहाँ पर स्थित है, तो सुपीरियर झील जो होता है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में स्थित है। सुपीरियर झील को ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील। और इसके बाद है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं कि स्वाइन फ्लू किस विषाणु से फैलता है, तो जो स्वाइन फ्लू है वह H1N1 ये वायरस है। इस वायरस को, जो स्वाइन फ्लू का वायरस है, इसे कोड किया जाता है, इससे फैलता है। और इसके बाद आगे देखते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वह जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। उसके बाद आगे देखते हैं कि भारत पाक सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है, तो भारत पाक सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद आगे देखते हैं कि भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था, तो भारत ने जो पहला परमाणु परीक्षण वह 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया था। उसके बाद आगे देखते हैं विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो होता है तिब्बत का पठार है, इसे पामेर का पठार भी बोलते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं तो बस कट रहा है। आगे देखते हैं विश्व में पहला गणतंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो वज्जी में किया गया था। उसके बाद आगे देखते हैं कि वज्जी में कुल कितने राज्यों का संघ है, तो वज्जी में कुल 8 राज्यों का संघ है। और 16 महाजनपदों का विकास कब हुआ था, तो 600 ईस्वी पूर्व में 16 महाजनपदों का विकास हुआ था। कृषि कार्य में लोहा का प्रयोग कब किया गया था, तो कृषि कार्य में लोहा का प्रयोग जो था 1600 ईस्वी पूर्व में किया गया था। उसके बाद देखते हैं कि द्वितीय नगरीकरण का विकास कब हुआ था, तो द्वितीय नगरीकरण का विकास 600 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उसके बाद देखते हैं कि छुआछूत की अवधारणा का विकास किस काल में हुआ था, तो छुआछूत की अवधारणा का विकास जो था उत्तर वैदिक काल में हुआ था। ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या है, आगे देखते हैं कि ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था, तो वह कर्म था। आगे देखते हैं उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था, उत्तर वैदिक काल में जो था वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म था। और महाभारत की जो रचना थी वह किसने किया था, वेद व्यास जी ने किया था। सिकंदर का निधन कब हुआ था, तो सिकंदर का निधन 324 ईस्वी पूर्व में हुआ था। 323 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उसके बाद देखते हैं सिकंदर का निधन कहाँ हुआ था, तो बेबीलोन में हुआ था जो सिकंदर का निधन। और सिकंदर का निधन कितने वर्षों की अवस्था में हुआ था,
तो यह सिकंदर मात्र 32 वर्षों की अवस्था में इसका निधन हो गया था। मतलब बहुत कम समय में ही इसकी निधन हो गया था। और इसके बाद देखते हैं सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। तो 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। उसके बाद है वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो बिहार राज्य में वाल्मीकि नेशनल पार्क स्थित है। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार राज्य में स्थित है। और उसके बाद देखते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, शायद जबलपुर। काबुली बाग मस्जिद कहाँ स्थित है। तो काबुली बाग मस्जिद पानीपत में स्थित है। उसके बाद अगला देखते हैं कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। उसके बाद आगे देखते हैं कि मुगल वंश का पहला शासक कौन था। तो मुगल वंश का पहला शासक बाबर था। और काबुली बाग जो मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो काबुली बाग मस्जिद का जो निर्माण बाबर ने करवाया था। उसके बाद देखते हैं कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, इसको सभी जानते हैं। उसके बाद देखते हैं पूर्व मध्यकालीन भारत में जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। राजपूत काल कब से कब तक माना जाता है। तो वह छठी सदी से 12वीं सदी तक माना जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं कि 712 ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था। तो वहाँ का शासक जो दाहिर था। जब मोहम्मद बिन कासिम ने जो था भारत पर सिंध पर, पहले उसमें सिंध जाना जाता था भारत को, तो उस पर आक्रमण किया था 712 ईस्वी में। तो उसमें जो शासक था तो दाहिर शासक था। और सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो मोहम्मद बिन कासिम ने ही सर्वप्रथम जजिया कर को लगाया था। इसके बाद आगे देखते हैं दिल्ली का किसका पुराना नाम है। दिल्ली का पहले इसका नाम दिल्ली का हुआ करता था। और पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की है। तो पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रवर दाई ने किया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है। तो प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू में स्थित है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण किसने कराया था। तो चंदेल शासकों ने करवाया था खजुराहो में। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। तो विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। तो 17 बार आक्रमण किया था। और इसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं कि महमूद गजनवी का प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था। तो सबसे प्रसिद्ध आक्रमण जो सोमनाथ मंदिर है उस पर जो उसने आक्रमण किया था, तो वह उसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण है महमूद गजनवी का। महमूद गजनवी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था। तो 1025 से 26 के बीच में इसने इसे लूटा था। सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन सा था। तो वह भीमदेव था। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद पर लिखे हैं। तो हरिकेली जो है नाटक है, इस पर 2.5 दिन झोपड़ा है उस पर लिखा गया है। उसके बाद देखते हैं कि रानी
पद्मिनी का नाम खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। रानी पद्मावती किसकी पत्नी थी? राणा रतन सिंह की थी। इसको पद्मावती भी बोला जाता है इनको। उसके बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने किया था। एक सेकंड, ये क्या हो रहा है? आगे देखते हैं। तो बार क्वेश्चन हो गया है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने किया था। उसके बाद गीत गोविंद किसने लिखी है? तो जयदेव ने लिखा है गीत गोविंद पुस्तक। जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे, अर्थात किसकी सभा में रहते थे? तो लक्ष्मण सेन की सभा में रहते थे। उसके बाद आगे देखते हैं, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो धर्मपाल ने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था। आगे देखते हैं कि भारत का सर्वप्रथम अरब आक्रमण किसने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था सर्वप्रथम। उसके बाद आगे देखते हैं कि जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो वह उड़ीसा राज्य में स्थित है जगन्नाथ मंदिर। कोणार्क में स्थित सूर्य देव मंदिर के संस्थापक कौन थे? तो वह नरसिंह सिंह है। और उसके बाद बैक पैगोडा कहाँ स्थित है? तो बैक पैगोडा कोणार्क में स्थित है। और उसके बाद आगे देखते हैं कि अलवर के संस्थापक कौन थे? वह अलवर के संस्थापक अजयपाल हैं। किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला था? तो जय सिंह के दरबार में आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला था। इनको सिद्धराज भी बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं ब्लैक पैगोडा कहाँ स्थित है? तो ब्लैक पैगोडा जो है वह कोणार्क में स्थित है। ये भी क्वेश्चन आगे हो चुका कि अलवर के संस्थापक अजयपाल हैं। उसके बाद देखते हैं आगे, ये भी क्वेश्चन हो गया है कि जो आचार्य हेमचंद को संरक्षण मिला था जय सिंह के दरबार में। उसके बाद आगे देखते हैं, चंदावर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो चंदावर का युद्ध जो जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो भुवनेश्वर में स्थित है लिंगराज मंदिर। उसके बाद आगे देखते हैं कि लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? ययाति केसरी ने लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। अब हम देखते हैं कि संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। और संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसके पहली बैठक को जो अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। उसके बाद जो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। वह अस्थायी थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो अस्थायी सदस्य बने थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। तो जो आंध्र प्रदेश है या भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। उसके बाद आगे देखते हैं कि मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। अब देखिए वही क्वेश्चन आगे कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो वह डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। यह अस्थायी अध्यक्ष थे।
और अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। उसके बाद देखते हैं कि भारत सरकार का लेखांकन का कार्य कौन करता है? तो कौन महालेखाकार करता है, जिसे हम CAG बोलते हैं लेखांकन का। जो पहले CAG जो होता है दोनों काम करता था, उसके ऑडिटर जनरल लेखांकन का दोनों काम करता था, लेकिन अब एक ही काम करता है। और जो CAG होती है वह राज्यों के भी जो होती है का कार्य करता है लेखांकन का। उसके बाद देखते हैं कारगिल दिवस का गठन किस वर्ष किया जाता है? तो कारगिल दिवस का जो गठन 26 जुलाई को होता है। तो कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को मनाया जाता है। भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है? तो महान्यायवादी होता है जो प्रथम विधिक सलाहकार। और अगर हमको राज्य स्तर पे पूछेगा कि जो राज्य सरकारों का जो प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है, अगर राज्य स्तर पे पूछेगा तो महाअधिवक्ता होता है। महाअधिवक्ता जो होता है राज्यों के स्तर पे जो प्रथम विधिक सलाहकार होता है राज्यों के, उसे महाधिवक्ता बोलते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं कि उद्देशिका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो उद्देशिका प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। उद्देशिका प्रस्ताव को शायद 1922 में किया था इन्होंने। उसके बाद देखते हैं कि प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है। उसके बाद देखते हैं अगला, भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन योजना, ये भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार था। और जो कैबिनेट मिशन योजना थी वह 1946 में हुआ था। उसके बाद आगे देखते हैं कि प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? तो प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। और इसके बाद देखते हैं प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। उसके बाद आगे देखते हैं कि संविधान में भारत को क्या कहा गया है? तो संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट बोला गया है। मतलब भारत जो होता है राज्यों का संघ वो है। उसके बाद भारत के संविधान को लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को जो भारत के संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया था। और जो अगर पूछा जो आंशिक रूप से लागू किया गया था तो 24 नवंबर 1949 को जो था आंशिक रूप से लागू किया गया था। उस समय जो था 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया था। उसके बाद आगे देखते हैं संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? तो वह 44वें संशोधन द्वारा जो था संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। अब जो था संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300A में रख दिया गया है। और इसके बाद आगे देखते हैं कि मुस्लिम हेतु प्रथम निर्वाचन प्रणाली लागू की गई थी। मार्ले मिंटो सुधार द्वारा मुस्लिम हेतु प्रथम निर्वाचन प्रणाली को लाया गया था। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल विधेयक से है। उसके बाद आगे देखते हैं उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर 1946। हाँ इसीलिए आप शायद सॉरी आगे हमने एक क्वेश्चन में गलत बता दिया था, वो हमें कुछ दूसरा याद आ रहा था। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। और नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा प्रदान की गई थी? नगर पालिकाओं को जो है 74वें संविधान संशोधन द्वारा जो था संवैधानिक मान्यता प्राप्त की गई थी। तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो JV कृपलानी झंडा समिति के जो थे अध्यक्ष थे। और इसके बाद हमें आगे देखना है कि
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो था अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस जो था 24 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद आगे क्वेश्चन, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया है कि वायुमंडल में सबसे निचली परत कौन सी होती है? तो वह क्षोभ मंडल है। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। विश्व का प्रथम आईएएस कौन है? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि विश्व का जो प्रथम आईसीएस कौन है? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर हैं। और उसके बाद आगे देखते हैं, भारत में पहली रेलवे कब शुरू हुई थी? तो 16 अप्रैल 1853 में जो होता पहली रेलवे शुरू हुई थी, वह चली थी मुंबई से थाड़े। तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय, यह अंतिम मुगल सम्राट था। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो पानीपत की जो पहली लड़ाई है वह 1526 में लड़ी गई थी। और जो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है वह कब लड़ा गया था? तो 1556 ईस्वी में जो होता है पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध जो होता है 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। उसके बाद देखते हैं कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध 1757 में और बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था। उसके बाद देखते हैं मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस जो होता है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद नेशनल पार्क हम देखते हैं, नेशनल पार्क से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। वर्तमान में इसका नाम बदल के रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। यह उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद इसका जो पुराना नाम था, जिम कॉर्बेट नेशनल का पुराना नाम जो था वह हैली नेशनल पार्क था। देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान जो होता है मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जम्मू कश्मीर के लेह लद्दाख जनपद में पाया जाता है, स्थित है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान की जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कितने किलोमीटर में फैला है? तो यह 3568 किलोमीटर में फैला है। जाड़े में साइबेरियन सारस भारत में कहाँ से दिखाई पड़ते हैं? मतलब तो यह केवलादेव घना पक्षी विहार राजस्थान से आते हैं। और सरिस्का भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? जो सरिस्का बाघ अभ्यारण्य है, यह रणथंभौर सरिस्का ये सब जो है राजस्थान में है। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1955 में हुई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, कान्हा भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यह जो थी 1995 में हुई थी। कॉर्बेट भारत के कॉर्बेट बाघ अभ्यारण्य है, यह किस वर्ष हुआ था? इसकी स्थापना 1957 में हुआ था। दुधवा नेशनल पार्क बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1958 में हुई थी। उसके बाद देखते हैं कि भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या है? तो 26 नवंबर 1949 है। भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था, शायद हमने आगे 24 नवंबर डेट बोला था कि 26 नवंबर को ही शायद आंशिक रूप से लागू हुआ था संविधान। मिस्टेक है थोड़ा सा।
देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन थे? वह नीलम संजीव रेड्डी थे, जो मात्र एक निर्विरोध राष्ट्रपति थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि प्रारूप समिति को कब गठित किया गया था? तो प्रारूप समिति को 23 फरवरी 1948 को गठित किया गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया था? और पॉकेट वीटो का इस्तेमाल जो है वैज्ञानी जैल सिंह ने किया था, पॉकेट वीटो का इस्तेमाल। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो गया है, ये भी क्वेश्चन हो गया है, ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड हो गए हैं। देखते हैं किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो -40 डिग्री पे दोनों बराबर होते हैं। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन ऐसा देश है जिसकी स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन में स्थित है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है काफ़ी, उसी को हो गए हैं। देखते हैं, ये नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? तो 5 देश अस्थायी हैं, इसमें भारत शामिल नहीं है। लाल तिकोन किसका प्रतीक चिन्ह है? तो ये परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है लाल तिकोन इसी का प्रतीक है। उसके बाद आइए हम देखते हैं जो साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं कि जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जेट इंजन जो होता है वह रैखिक संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। आगे देखते हैं कि साइकिल चालक को प्रारंभ में कितने अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि जब चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है, मतलब जो हमारी इनर्शिया होती है, जड़त्व जिसे बोलते हैं, उस पर विजय पाने के लिए, मतलब उस पर जब तक हम इनर्शिया से ज़्यादा फोर्स नहीं लगाएंगे तो बॉडी में मूवमेंट नहीं होगा। और उसके बाद देखते हैं कि स्तंभ मूल क्या होती है? स्तंभ मूल अपस्थानिक जड़ें होती हैं। जड़ें किस भाग से विकसित होती हैं? तो जड़ें मूलांकुर से विकसित होती हैं। उसके बाद देखते हैं कि गाजर एक प्रकार से क्या है? गाजर एक प्रकार से रूट है। तो यहाँ तक हो गया था, गाजर एक प्रकार से क्या है? गाजर रूट है। अब आगे देखते हैं कि हल्दी के पौधे का जो खाने योग्य हिस्सा है वह कौन सा होता है? तो प्रकंद है। तो अर्थात हल्दी के कौन से भाग को हम खाते हैं? तो प्रकंद भाग को खाते हैं। प्याज किसका परिवर्तित रूप होता है? प्याज जो होता है तने का परिवर्तित रूप होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि विरंजक चूर्ण क्या है? यह एक यौगिक होता है। गैसों की श्यानता ताप के बढ़ने पर बढ़ती है। सही है, जो गैसों की श्यानता है वह ताप के बढ़ने पर बढ़ जाती है। उसके बाद आगे देखते हैं कि ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं, क्योंकि बर्फ़ के नीचे जल होता है 4 डिग्री पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, इसीलिए। उसके बाद आगे देखते हैं यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि क्या होती? अधिक होती। वायुमंडल नहीं होता तो दिन की अवधि अधिक होती, स्वाभाविक सी बात है। उसके बाद आगे देखते हैं, गला थोड़ा ख़राब हो गया है,
कि घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो मेज का कोणीय प्रभाव है वह कम हो जाता है। ये कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन है, जनरल साइंस है। बल गुणनफल है। बल गुणनफल जो होता है द्रव्यमान और त्वरण है, अर्थात बल का जो यफ होता है, बल मतलब होता है यफ यानी फोर्स जिसे बोलते हैं, द्रव्यमान मास, और त्वरण यानी उसे बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो यम को यम से इंडिकेट करते हैं, त्वरण को एस लिखते हैं, तो इसको कह सकते हैं यफ बराबर यम ए, यानी जो बल है वह मास और एक्सेलरेशन का मल्टीपल होता है। आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। तो वह उससे क्या कहते हैं, आनुवांशिकी कहते हैं। और जो आनुवांशिकी के जो जनक हैं उसको ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। यह एक पादरी थे जिन्होंने गार्डन पी पे अपनी रिसर्च की थी। इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब कई हजार रिसर्च की थी। उसके बाद देखते हैं कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की अवस्था का जो त्वरण होता है वह कैसा होता है, वह त्वरण समान होता है। उसके बाद देखते हैं कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान राशि प्राप्त होती है। शहद का प्रमुख घटक क्या होता है। तो शहद में जो फ्रैक्टोज होती है, क्योंकि जो मधुमक्खियाँ होती हैं वह फलों के जो रस को लेती हैं, तो जो फलों के रस में सबसे अधिक मात्रा में फ्रैक्टोज शुगर पाई जाती है। उसके बाद जो है मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। वह विटामिन ए कहाँ संचित रहता है। तो विटामिन जो होता है यकृत में संचित रहता है, लीवर जिसे बोलते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं कि विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है। तो आंवला विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है। आगे देखते हैं कि जो हृदय की जो धड़कन नियंत्रित करने के लिए इनमें से कौन सा खनिज आवश्यक होता है। पोटेशियम। अर्थात जो जब जब हमारा हार्ट फेलियर हो जाता है तो उसकी जो पंपिंग की क्रिया गड़बड़ जब हो जाती है तो उसके लिए पेस मेकर लगाया जाता है। तो वहाँ पे जो एक खनिज होता है काम करता है, वह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहाँ पे कौन सा खनिज काम करता है। तो वहाँ पे पोटेशियम खनिज होता है, वो काम करता है, आवश्यक होता है। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। तो लोहा की। इसीलिए लोग कहते हैं जब एनीमिया हो जाती है, मतलब एनीमिया मतलब जिसमें ब्लड की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, तो एनीमिया हो जाती है, तो उसमें हरी सब्जियां, पालक और गुड़, ये सब चने, ये सब खाने की सलाह दी जाती है डॉक्टर द्वारा। उसके बाद आगे देखते हैं लाल सागर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। शैवाल। एक शैवाल होता है, एरिथ्रोकर करके कुछ उसका नाम है, याद नहीं आ रहा इस समय। उसके कारण होता है जो गलकंड रोग से कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बचा जा सकता है, क्योंकि इसमें पाया जाता है आयोडीन पाया जाता है। गलकंड रोग मतलब होता है जिसे बोलते हैं घेंघा रोग। घेंघा जो हमारा गला है, गले के नीचे जब घेंघा रोग जो होता है, यहाँ पे जो हमारा ये गला है यहाँ पे फूल जाता है, बड़ा सा हो जाता है, और उसी को गलकंड रोग बोलते हैं। और यह जो गलकंड रोग होता है यह आयोडीन की कमी से होता है। इसलिए हमें कहते हैं कि मतलब जो आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। जो आयोडीन की कमी से बहुत सारे जो इंटरनल प्रॉब्लम होती हो आगे चल के होती है। और सबसे पहले देखते हैं कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेनिसिलिन की खोज होता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ये जो पेनिसिलिन है इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ये जो सब लाइकेन किसके सूचक होते हैं।
तो लाइकेन होते हैं वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं हिस्ट्री के। किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों की उपज का 50% वसूला जाता था? तो वह रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत वसूला जाता था। उसके बाद आगे देखते हैं, नरबली प्रथा का अंत किस गवर्नर के काल में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था। उसके बाद देखते हैं कि भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवाहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो दादा भाई नेहरू ने। उसके बाद देखते हैं, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई है? तो प्लासी के युद्ध के बाद। आगे देखते हैं, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी? तो जॉर्ज क्लार्क ने बिछवाई थी प्रथम रेलवे लाइन। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ है? तो भारत में जो है जमींदारों को प्राप्त हुआ है। किसके द्वारा बंगाल व बिहार में अस्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया है? वह लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय किया गया है।